जय हिंद। चलिए हम साइंस के क्वेश्चंस जो भी कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 में जो भी पूछे जाएंगे उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके जो 4 पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैकेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर चल रहे थे, इसका पार्ट 5 सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने कमेंट में होमवर्क बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो आपको बताना चाहिए था। हमारा क्वेश्चन था किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, बोल रहा है नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर करता है, क्योंकि जो कार्य का फार्मूला होता है वो होता है W=Fs cos थीटा, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें S क्या है? विस्थापन है, इस पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर बिल्कुल करता है, क्योंकि cos थीटा है। लगाए गए बल पर F है, उसमें करता है। उसमें कहीं भी आपको प्रारंभिक वेग U दिखा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और 86 नंबर का क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे PYQ हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा? आपको बहुत काम पढ़ के सोचना है, एकदम कामली सोचना है। इट मीन शांति तरीके से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा हुआ है। देखिए हमारा ये वृत्त हो गया कोई, इसकी त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। तो इसमें बोला कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी, मतलब कोई वस्तु है जो यहाँ से उठी और घूम कर आई यहाँ तक, अर्धवृत्त तक यहाँ तक आई, तो इसका विस्थापन टोटल कितना हो जाएगा? तो आर इधर का कितना हो जाएगा? 2r। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का त्वरण जो एक असमान रूप चाल v से r त्रिज्या वाले वृत्त पर घूम रही है, बताइए। v²/r, v²/2r, 2v²/r या फिर 3v²/2r। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आराम से हमें बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं, v²/r हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? तो आप बताइए कि बेहतर वर्णन करते हैं। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी अगर तरंग एक हो, एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। तो क्या पूछा है? कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? तो बताइए कि आवृत्ति का बेहतर वर्णन क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर बल K की एक कमानी स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक होगा, बताइए। K/3, 3K, K, 2K। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3K। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3K हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, d²x/dt² + 16x = 0 कण की समयावधि है। SHM निष्पादित करने वाले कण का समीकरण d²x/dt² + 16x = 0 है, तो कण की समयावधि क्या होगी? π/3, π/2, पाई या फिर 2 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करिए और आराम से बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं कि π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर π/2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर वीडियो में दिया हुआ है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप केयरफुली देख लीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करने हैं या फिर मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन को भी लेकर आऊँगी। ऐसा कहेंगे वैसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ReV पर मिनट बनाने वाली गति पालक चक्र की कोणीय गति क्या होगी? बताइए। 12 पाई, 3 पाई, 6 पाई या फिर 4 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई रिवाइज पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 4 पाई। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
समुद्र के तलहटी पर दबाव होता है, बताइए समुद्र की तलहटी पर दबाव कैसे होता है? समुद्र की सतह के स्तर पर दबाव से अधिक, समुद्र की सतह के स्तर पर दबाव से कम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरल जिसका घनत्व पारा के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? बताइए 380, 152, 76 या फिर 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप आराम से इसका आंसर सोचिए और फिर उसके बाद क्या करिए? रिप्लाई करिए। वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 38। कितना आएगा? 38 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब का मात्रक क्या होगा? ये तो क्वेश्चन इजी था। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक डैम में जमा पानी में होती है, एक डैम में जमा पानी में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। एक डैम में जो जमा पानी होता है उसमें पूछ रहा है क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर ध्वनि ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। पहले ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ध्वनि ऊर्जा कट गया, विद्युत ऊर्जा कट गया, हो ही नहीं सकता। आपको सोचना था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो डैम में जमा पानी बोला है, पानी रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख। कोई वस्तु जिस पानी में तैर रही हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? अगर कोई वस्तु जो है पानी में तैर रही है, उस पानी में अगर हम नमक मिला देंगे तो क्या होगा? वस्तु डूबेगी, वस्तु पहले डूबेगी और फिर तैरने लगेगी। वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा। इसका आकलन संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वस्तु है पहले तो डूबेगी लेकिन फिर उसके बाद क्या होगी? तैरने लगेगी, क्योंकि जब पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे वस्तु पहले डूबती है फिर वह तैरने लगती है, क्योंकि अब पानी अधिक घना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तरल पदार्थ के मामले में जो पात्र के दीवारें को गीला नहीं करते, वैसे तरल पदार्थ के मामले जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते। आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। बहुत केयरफुली पढ़िए इसको। ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होता है। आसंजक बल और ससंजक बल दोनों समान होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले आपको पता होना चाहिए कि आसंजक बल और ससंजक बल होते क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्लू को ग्लू से चिपका रहे हैं, जैसे गोंद होता है ना, ग्लू को ग्लू से चिपका रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये ससंजक बल हो जाएगा। और आसंजक बल वो होते हैं जैसे ग्लू से आप कॉपी को चिपका रहे हैं, मतलब कि अलग अलग मटेरियल है, तो वो हो जाते हैं असंजक बल। तो फिर आप बताइए कि क्या वैसे तरल पदार्थ के मामले जो पात्रों की दीवारों को गीला नहीं करते, तो ये हो जाएगा ससंजक बल का मान क्या हो जाएगा? असंजक बल से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी सत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। सभी दिशाओं में समान होते हैं, हाँ सही है। तो इसके क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या होगा? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, या फिर इसके सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेशंस लग रहे हैं रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इक्वेशंस क्या हो गया? रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन। 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा है कि कोई जो वस्तु है वो 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के एक ठोस तेल पर तैरता है। ठीक है, तेल पर तैरता है दिया हुआ है, और 1000 kg मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तेल का घनत्व क्या होगा। जो तेल का घनत्व होगा वो हमेशा वस्तु से इससे ज्यादा हो जाएगा और इससे कम हो जाएगा। तो इससे कम और इससे क्या ज्यादा, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें इससे ज्यादा दिया हो और इससे कम दिया हो? तो हमारा ए वाला ऑप्शन से क्या है? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 950 kg पर मीटर
क्वेश्चन देखते हैं। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? 380, 152, 76 या फिर 38। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, आपके लिए एग्जाम में उतना ही बेटर होगा। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 द्रव ए, बी, सी और तथा डी का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है। इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? बताइए, ए में या फिर बी में या फिर सी में या फिर डी में? तो किस में हो जाएगा इसका आंसर? आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बताइएगा हमको। तो हम बता देते हैं सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। आपसे आपेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछा है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा? आराम से सोच के बताइएगा। केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब या फिर कोई मात्रक नहीं होता है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, किसी पिंड या वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस पिंड के घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व दो पदार्थों के घनत्वों का अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पास्कल का मान होता है, बताइए जो 1 पास्कल होता है उसका कितना मान होता है? 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसी संरचना की संकुचन क्षमता है। चलिए बताइए, जो बीसीसी संरचना की संकुचन क्षमता है, बीसीसी का फुल फॉर्म आपको पता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। और इसकी संरचना का जो संकुचन होता है ना 68% होता है। कितना होता है? 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चोरों की कार और उसका पीछा करती हुई पुलिस की कार के लिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ निम्नलिखित है, तो पुलिस की कार चोरों की कार को पार कर लेगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं देख रहे हैं तो जो आपके वीडियोस है उसकी क्वालिटी को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए। आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर दिख जाएंगे। तो बताइए कि क्या होगा? कार को पार लेंगे, पुलिस की कार है यहाँ पे और ये आपको समय दिया हुआ है और ये वेग दिया हुआ है। ये क्या है? वेग है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। और चोरों की कार यहाँ पर है। तो पीछा शुरू करने के 10 सेकंड बाद, पीछा शुरू करने के 15 सेकंड बाद, पीछा शुरू करने के 20 सेकंड बाद या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीछा शुरू करने के 20 सेकंड बाद। हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पुलिस कार का प्रारंभिक वेग स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? गाड़ी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और उसके बाद 10 सेकंड बाद इसका वेग, मतलब कि इसकी जो अंतिम दूरी है भी है वो 10 सेकंड है। तो भी का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 सेकंड नहीं 10 मीटर पर सेकंड। और टी का मान 10 सेकंड हो जाएगा। आप फार्मूला लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिर्फ यहाँ से मैच कराइएगा, तो फिर यहाँ से आपको ए का मान निकल जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप 1 सेकंड, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को उस पर जो भी मान है उसको पुट करके निकाल देंगे तो टी का मान आपका 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। आप सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें v की वैल्यू 10 रखेंगे, उसके बाद u की वैल्यू 0 रखेंगे और a को आपको निकालना ही है त्वरण। टी की वैल्यू कितना रखेंगे? 10 मीटर पर सेकंड, 10 रखेंगे, 10 सेकंड। फिर उसके बाद जो ए की वैल्यू आएगी आपकी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी।
फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला जानते हैं ना, उसको रखेंगे और वहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट अप करना स्टार्ट करेंगे। तो u की वैल्यू कितनी थी 0 और मल्टीप्लाई टी आपको पता नहीं है, फिर प्लस हाफ मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू 1 निकाला था ना आप, 1 इंटू टी स्क्वायर, तो यस बराबर हाफ टी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यस बराबर हाफ टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप रखेंगे हाफ टी स्क्वायर इक्वल टू यस कमांड 10t रखेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा आपका 20 सेकंड आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार जाकर इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख सकते हैं। अभी थोड़ा लिखने का कोई बन नहीं पा रहा है, जब बन जाएगा तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रक्षेपियों के प्रक्षेप पथ निम्न चित्र के अनुसार दर्शाए जाते हैं। यदि प्रक्षेपियों का उड्डयन काल t1 तथा t2 और प्रक्षेपण की गति क्रमशः u1 तथा ut हो तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो t2 is greater than t1, t1 is equal to t2, u1 is greater than us is smaller than u2, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, u1 is greater than किससे हो जाएगा? u2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की शक्ति कण पर कार्यरत बल आघूर्ण और उसके, फिर ऑप्शन दिया है के गुणनफल के तुल्य होती है। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोणीय वेग। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाए गए चित्र में m द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य s के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। छायित क्षेत्रफल SCD क्षेत्रफल SAB का 2 गुना है। यदि ग्रह C से D तक पहुंचने में t1 समय लेता है और A से B तक पहुंचने में t2 समय लेता है तो चलिए बताइए। इसको आप आराम से इसको सॉल्व करिए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। आप घबराइए नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लग है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा। जैसे ही लिखने की व्यवस्था हो जाती है फिर उसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, बस थोड़ा सा हेल्प करिए, हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा t1 इक्वल टू 2 t2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि पृथ्वी की सतह h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाएगा तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? उपग्रह का आवर्तकाल बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की छड़ को संपीड़ित करने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है, अनंत हो जाती है, बढ़ती है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? एक धातु की छड़ को संपीड़ित करने पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं। द्रव्यमान शून्य हो जाता है जबकि भार शून्य नहीं, भार शून्य हो जाते हैं जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भार शून्य हो जाता है, भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद उसको सॉल्व करते रहिए। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स थोड़ा सा तो साइंस वालों के लिए जो, और स्पेशली जो बायो पढ़े होंगे उनके लिए तो थोड़ा सा टफ होगा ही। आप क्या करिए? पेशेंस रखिए। 8 केजी का एक गोला पृथ्वी की सतह से भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थितिज ऊर्जा 64 जूल हो गई। तब मूल गतिज ऊर्जा भी थी 64 जूल, 256 जूल, 576 जूल, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है कि 8 केजी का एक गोला पृथ्वी की सतह से भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, तो इसमें जो m की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 8 केजी दिया हुआ है और उसके बाद इसमें आपसे गतिज ऊर्जा भी थी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा 64 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 64 जूल। कितना आएगा? 64 जूल। आप इसको रख के सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा 64 जूल। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा भी 64 जूल हो गई तो काइनेटिक ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका भी 64 जूल ही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण दोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल युग्म के सिद्धांत पर, दोलक के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो साधारण तुलना है वो बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% दक्षता वाली मोटर द्वारा 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपके हैं 3 × 10⁻2 जूल, 10⁻5 जूल, 10⁻3 जूल, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10⁻5 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज के वीडियो वैसे भी काफ़ी लॉन्ग हो गए, 20 मिनट्स के हो गए, बट सही है 20 मिनट्स के ही होते हैं वीडियो, लॉन्ग नहीं हुए हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 116 क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर कभी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि तब तक ये वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। आपको प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, PYQ होते हैं, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। अगर आपने वीडियो को बहुत केयरफुली सुना होगा तो आप इसका आंसर जो है बहुत इजीली दे पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।